Now, the doctrine of labs. Doctrine of labs. It was given by Lord Dalhousie. Welcome. The Lord Dalhousie, the Governor General of East India Company. ठीक है, उसे गवर्नर जनरल बनाया गया था. So, this was issued by Lord Dalhousie. That is the Governor General of East India Company. ठीक है, और उसने क्या कहा कि इफ देयर इज नो मेल हेयर, अगर कोई उसका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होगा, अगर डॉटर भी होगी तब भी वो हड़प लें, ऐसा उन्होंने कहा. और उससे उन्होंने कई एनेक्सेशन किए और लास्ट में तो उन्होंने अवध को ये कह के हड़प दिया कि हम अवध को मिस गवर्नेंस से आज़ाद करा रहे हैं. उनके बेटे भी थे, तो उनके दो बेटे थे कि नहीं, आपकी बुक में फिगर बना हुआ है. तो भी बोल दिया कि हमारा फर्ज है कि हम अवध को मिस गवर्नेंस से आज़ाद, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है. तो दे अनेक्स्ड फाइनली, जब सब हो गया, और अवध बहुत बड़ा साम्राज्य था. सो in this doctrine का मतलब एक होता है कि नीति या नियम. So let us see the actual meaning of doctrine. Lapse का मतलब तो हड़पना होता है, और doctrine का मतलब देख लेते हैं. मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन. ये सिद्धांत है. डॉक्ट्रिन का मतलब है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, हड़पने का सिद्धांत. कौन सा? हड़पने का सिद्धांत. सो इन दिस डॉक्ट्राइन, देख लो, जैसा अभी आयुषी ने बताया, कौन कौन से आपकी बुक में दिया है. सतारा, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर, झांसी, झांसी वर अनेक्स्ड. ये सारे हरफ दिए गए. लास्टली द ईस्ट इंडिया कंपनी सेड दे आल्सो अनेक्स्ड अवध. उनके अपने मेल हायर भी थे, तभी उन्होंने कहा कि हम इनको मिस गवर्नेंस से आजाद करा रहे हैं. लास्टली दे अनेक्स्ड अवध बाय सेइंग सो. ठीक है, अवध को भी आजाद करा लिया. By saying that, hello, Good morning, sir. good morning. Sir, make out कर दीजिए. ओके, कौन बोल रहे हो? Sorry, sir. ओके. Now
So, by saying that it is the duty of East India Company to free people of Awadh by misgovernance, from misgovernance of अवध नवाब। मतलब वो ठीक से राज्य नहीं कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे। फ्रॉम मिस गवर्नेंस। चलो आगे देखो। हाँ हेलो, एनी इशू? हाँ बोलिए। एनी फुल बोर्ड नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा। एक मिनट। कुछ इम्प्रूव हुआ? मेरे हैं हाफ है। ओके आई थिंक आप उसको एनलार्ज करो तो आ जाएगा। ठीक है, फुल स्क्रीन करो तभी आएगा। ऐसे फुल स्क्रीन करिए। Okay. Now here we are seeing in the next page. इस पेज में आप ये देखो कि किस किस तरीके से एनेक्सिंग किया गया था। ओके नाउ तो इसमें देखने से पता चलता है कि सबसे पहले बंगाल में आए, तो बंगाल में येलो है। फिर उसके बाद उन्होंने अगले में देखो जरा कितने साल बाद, 40 साल बाद, यानी 43 ईयर्स बाद। तो बंगाल के बाद उन्होंने अवध का कुछ पोर्शन ले लिया, और फिर ये जो साउथ की कुछ पोर्शन है टीपू सुल्तान को हराया, फिर मराठा को हराया। ये बात है कि नहीं? फिर सबसे नीचे देखो, फिर उसके बाद क्या हुआ था, सिंध और पंजाब में अभी हुआ था ब्रज निपात, तो सिंध को हरा दिया था, अफगानिस्तान जिसको कंधार कहते हैं। लाहौर तक पहुंच गया। फिर उसके बाद रणजीत सिंह के एरिया को भी उन्होंने हरा दिया था, और फिर कई और झांसी और ये सारे भी अपने आप में ले लिया। बीच में वो नहीं ले पाए, तो देयर वर सम पोर्शन व्हिच वर नॉट ऑक्युपाइड, जैसे गुजरात वाले पोर्शन नहीं हो पाए। सर तो लास्ट में ये भी जो राजस्थान है वो भी नहीं हो पाए। सर ये लास्ट में कैसे हो गया फिर? क्या? जितने एरिया बचे तो वो सब्सिडियरी अलायंस है। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है कि हम अपनी फौज रखेंगे, या तो वो ऐसा हम लोगों को हिस्ट्री, मैंने कुछ बताया ना आपको कि हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि राजपूत लोग जो है वो अकबर से भी हारे थे, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर से कभी हारे नहीं थे। बट हमको ये बताया गया मुगल डायनेस्टी को पैम्पर करने के लिए और बहुत ज़्यादा करने के लिए कि वो जीतती रही, बट ऐसा कभी भी नहीं था कि वो रणजीत सिंह हार गया हो। तो ऐसा यहाँ भी दिखाया गया कि ब्रिटिश जो था वो राजस्थान को कभी जीत नहीं पाया। तो ब्रिटिश वाज ये राजस्थान, इसीलिए तो यहाँ का कल्चर रिच है। नहीं तो ये सब फोर्ट बहुत सारे ऐसे होते, टूटे होते, कुछ होते हैं। यहाँ क्यों सबसे ज़्यादा सैलानी आते हैं, टूरिस्ट? क्योंकि यहाँ कभी किसी का अटैक हुआ ही नहीं, कभी मुगल भी अटैक नहीं कर पाए। तो यहाँ का जो कल्चर है इट इज़ अनअफेक्टेड इवन बाई मुगल्स एंड एज वेल एज बाई ब्रिटिश। ठीक है कि नहीं? सर आपने बोला था कि जो ब्रिटिश है वो सब हिल एरियाज में भी नहीं कब्जा करते, तो सर इन्होंने ये कश्मीर की नहीं साइड किया। कब्जा कर रखा कहाँ पर रखा? देखो रेड है, ये सब हिल एरिया छोड़िए, और कहीं कहीं जहाँ तक ये जा सकते थे, जो प्लेनर एरिया वहीं जा पाए हैं, और जहाँ माउंटेन्स वो छोड़ दिए।
तो कुछ कुछ एरिया यहाँ प्लेन भी हैं, वही वही उसमें वहाँ तक वो पहुँच गए हैं आसानी से, जहाँ पहुँच सके। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो चलो। जितनी जगह बचे थे उन्होंने हैरिसन के बाद में केंद्र करना। अब जो भी देखो मोस्टली इन्होंने तो कैप्चर कर ही लिया था। तो ये आपकी बुक में लिखा है कि 65% ऑफ द एरिया was captured and 80% people of India were under British rule। ये लाइन पढ़ो यहाँ कि 65% तो उन्होंने क्या किया बताओ, कैप्चर कर लिया। मैं आपको पेज भी बताता हूँ कहाँ लिखा ये बात कि 65% तो उन्होंने ले लिया था और 80% से ज़्यादा लोग ब्रिटिश रूल में आ गए। हो सकता है ये लास्ट पेज में लिखा हो, तो ये कहीं ना कहीं इसमें लिखा है, बट भी लिखा है कंक्लूजन में लिखा कंक्लूजन लिखा है। यस सर। दिखाओ जरा। 1857 तक कहाँ पे है? सेकंड पैरा पे 78% और 63%, मतलब ये चीज़ है। तो आप समझो जब 78% लोग आ गए तो लगभग ऑलमोस्ट इंडिया तो हो ही गया ना। आगे देखिए, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब कि ब्रिटिश को, ठीक है नाउ ओके नाउ जो ब्रिटिश ने अब जब सब एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था, तो आफ्टर दैट क्या हुआ बताइए? सो आफ्टर दैट उनको एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना था। क्या उनको जुडिशरी बनानी थी? क्या उन्होंने या हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाया है? यानी बेसिक लॉ उन्होंने बनाया। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पंडितों को बुलाया, बोला तुम अपने वेद पढ़ो और बताओ इसमें से क्या क्या लॉ निकल के आते हैं। बहुत सारे मुफ्ती को बुलाया, मौलाना को, बोले तुम अपनी कुरान पढ़ो और बताओ इससे क्या रूल आते हैं, फिर हम उन दोनों को कंबाइन कर देंगे और फिर एक रूल बनाएंगे। तो ब्रिटिश के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड था, एक ही नियम था, सब लोग उसी को मानते थे। तो जैसे बहुत सारे वर्ड उन दोनों का मिक्स करके बनाया। डाइवोर्स को उन्होंने तलाक कह दिया। तलाक था कि नहीं अभी भी? तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया? उर्दू से लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। कई कई जगह जो भी होती है पूरी लैंग्वेज ही उर्दू है। जो हमारी अदालत है उनकी टोटल लैंग्वेज क्या है? क्योंकि इट वाज ऑल अफेक्टेड बाय, उस समय मुगल सल्तनत थी तो वो उसी में सब कुछ चलता था। तो जो भी था इन्होंने पंडित बुलाए और पूरा सब कुछ किया। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, आपको मालूम है सबसे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है और हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है। फिर हर जगह पर एक सेशन कोर्ट भी है, सत्र न्यायालय, यानी एक जिले में, जैसे जोधपुर में एक, और पूरे राजस्थान का जो एक है वो भी जोधपुर में है। जो सेकंड बेस्ट सिटी होता है किसी स्टेट का, उसमें होता है हाई कोर्ट। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। हमारा कैपिटल जयपुर है, तो सेकंड मेन सिटी कौन है पूरे राजस्थान का? जोधपुर। तो यहीं बनाया जाएगा। सर हर जगह सर सेकंड में थोड़ी ना होती है। हर जगह सेकंड में होता है। यानी जैसे आप देखो कि इलाहाबाद में बनाया गया, तो उस समय जब बनाया गया तो इलाहाबाद नेक्स्ट प्रॉस्परस सिटी था। तो पहला लखनऊ और दूसरे नंबर पे क्या आता था? तो इलाहाबाद बनाया गया। ऐसा बनाया जाता है कि जहाँ आराम से, और वहाँ पहले से ही पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो। कानपुर में भी बना सकते थे, बट वो डेंसली पॉपुलेटेड था। तो ये भी देखा जाता है अच्छी सिटी हो और सुविधाएं हो तो ऐसी जगह बनाई। तो समझ में आ गई बात? तो ये सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जुडिशरी किसने बनाई बताओ? ब्रिटिशर्स ने बनाई। तो ये यहाँ पर दिया हुआ सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कि नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया। ओके, देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। उस समय, उनके समय में 3 प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? तो अब हम मीनिंग देखते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय प्रेसिडेंसी। यानी एक तरीके का प्रोविंस ही था, बट लेट अस सी द एक्चुअल मीनिंग। प्रेसिडेंसी मीनिंग मतलब जिसको पूरा सोवरन माना गया था, उसकी अध्यक्षता एक अलग अलग पर्सन को दी गई थी। तो प्रेसिडेंसी, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, तो देयर वर 3 रीजन्स, मेन रीजन्स वर मेड एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय। मीटिंग होती है तो उसका कोई अध्यक्ष होता है, उसको कहते हैं प्रिसाइडेड बाय। मीटिंग वाज प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष तो करेगा। सो देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 ही उन्होंने मेन बना दी।
सो और क्या किया बताइए, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करा और इसके बाद क्या हुआ, द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल। सो इसलिए उन्होंने जो एरिया थे 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर दिया टोटल इंडिया को, कि यही गवर्न होगा, जो तुम्हारे पास है वहीं चले जाओ, वहीं तुम्हें हाई कोर्ट मिल जाएगा। सर तो देयर वर, हाँ बोलिए। एक बार सर डॉक्टर ऑफ लैब्स एक बार फिर से समझा दीजिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कहता है राज्य हड़प करने की नीति, या किसी राजा का कोई अगर पुत्र नहीं पैदा होगा तो उसके बाद, उसके मरने के बाद वो राज्य ब्रिटिश को मिल जाएगा। ऐसा करने में उन्होंने इसके अंतर्गत देखा इतने राज्य अपने अंदर में हथियार लिए। तो फिर सर तो वो राजा काम पे भेजा जाएगा, हैं? वो राजा काम पे भेजा जाएगा। उसको पेंशन पे भेज दिया जाएगा। राजा तो मर ही गया, रानी वानी को पेंशन देना होगा तो दे दिया जाएगा, नहीं तो राजा के मरने के बाद भेजा नहीं जाएगा। तुम जब तक जी रहे हो तो जियो, आफ्टर दैट योर डेथ। समझ में आई बात? तो रानी को पेंशन मिली। रानी को पेंशन दिया जाए या ना दिया जाए, कहीं लिखा नहीं कि रानी को पेंशन मिली है। तो इस तरीके से सिंपली क्या कर दिया जाएगा, उनका राज्य हड़प लिया जाएगा। ठीक है। सो देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। तो वहीं पे प्रेसिडेंसी का मतलब है वहीं आप न्याय पाने जाएं। कौन कौन से प्रेसिडेंसीज थे? दैट इज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास एंड बॉम्बे। तो यानी इन विच कंप्लीट इंडिया वाज डिवाइडेड। उन्होंने भारत को 3 भागों में बांट दिया और वहां के जो गवर्नर थे, विच वाज गवर्न्ड बाय गवर्नर, और उनके हेड को गवर्नर जनरल कहेंगे कि नहीं? सो विच वर गवर्न्ड बाय गवर्नर एंड और गवर्नर्स वर अंडर गवर्नर जनरल। तो पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होता था कि नहीं? और 3 गवर्नर्स, और 3 गवर्नर्स वर अंडर गवर्नर जनरल। दूसरे फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट सुने थे। तो जैसे अलग अलग लॉर्ड हुए, तो लॉर्ड मैकाले भी हुए। मैकाले ने अपनी जो शिक्षा नीति बनाई थी, एजुकेशन सिस्टम, वही आज हम फॉलो कर रहे हैं। वो जेम्स मिल का वो सब था, वही सब डाल दिया, वही हमारा आज भी। इट इज अफेक्टेड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने अपने को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाया। समझ में आ गई बात? तो सर तो हम वो चेंज क्यों नहीं किए? चेंज इसलिए नहीं किए क्योंकि जो कांग्रेस थी वो फ्लैटरर थी ब्रिटिश की, और इस वजह से कांग्रेस ने आपको ये मालूम है कि जो हमारा कंट्री है वो आज़ाद है कि नहीं, ये बताओ कि नहीं आज़ाद है? बोलो आद्या, इज इट फ्री और नॉट? सर यस। फ्री नहीं है। उन्होंने 99 साल के लिए लीज पे लिया है। बोले इसके बाद तुमको फिर दे देंगे। सर देगा वो देगा कोई नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम तुम्हारे हिसाब से काम करते रहेंगे और तुम्हारे 2 ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव हमारे लोकसभा में बैठेंगे, लोअर हाउस में। तो मोदी ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो यहाँ से, कोई देख नहीं। तुमको उसी टाइम हटा दिए जैसे ही ब्रेक भी जाए, तो कहीं कोई नहीं बैठेगा, जाओ जो करना करो। एजुकेशन तो आप समझ रहे हो कि वो अफेक्टेड थे। तो उन्होंने मैकाले की नीति ही अपना ली कि वी आर योर हाईनेस। आपको मालूम है ये कॉमनवेल्थ गेम क्या है? जहाँ जहाँ हाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश रूल हुआ था, उन सभी जो कंट्री का एक जो कॉमन गेम्स होते हैं, हाँ। ओलंपिक टाइम वही है। वही। तो वो जो प्रिंसेस एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ, वो मानती तुम लोगों का वेल्थ मेरा है, इससे नाम पड़ गया कॉमनवेल्थ। और वहाँ रानी एलिजाबेथ ही फीता काटने थी। बोलो ये अच्छी बात है क्या? कॉमनवेल्थ लोग करा, सर तो इसको किसी ने हटाया नहीं? उसको अब हटा देना चाहिए। अब हो सकता है हट जाए, क्योंकि हमें उसको पाउंड पेंट से उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है कि बहुत अच्छा एग्जेजरेट करना है क्या कोई चीज़। वो तो हमारे बुरे दिन थे, तो हम क्यों कहें हम कॉमनवेल्थ? कोई कॉमनवेल्थ नहीं है। जाओ अब एलिजाबेथ से हमें करना चाहिए, तो हम पर गुलाम वो क्या शासन किया, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और हम इसीलिए शिक्षा नीति भी बदली जा रही कि एटलीस्ट सही चीज़ें तो पढ़ाई जाए।
तो सर जो अभी तक सर, नई education पढ़ाया जा रहा है, policy सब गलत है। अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है वो जेम्स मिल का दिखाया हुआ है। उसमें उन्होंने ब्रिटिश को, जैसे भाट लोग नहीं होते हैं कि राजा महाराजा धीराज ये वो पढ़ा रहे हैं, पहले 20 चीज बोलेगा, तो ऐसे ही एग्जेजरेशन होता है। जो लेखक होते हैं वो उनको चढ़ा के बोलते हैं। तो जेम्स मिल ने जो भी बातें बताई उसमें ब्रिटिश को ज़्यादा वो किया है, बढ़ा चढ़ा के बताया है। और वही अगर हमें पढ़ाया जाएगा तो फिर हमें अपनी रिच संस्कृति का एहसास हो पाएगा। जेम्स मिल ने बताया कि भारतीय इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको बहुत कुछ सिविलाइज करने की जरूरत है, जबकि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है। जो हमारे वेदों में कहा गया है, साइंस का सब कुछ अलग अलग सिस्टम दिखाया गया है। सारे आपको डिस्टेंसेज हैं, सन तक के डिस्टेंस, मून तक के डिस्टेंस। और जो अमेरिका है वो 400 साल पुराना है, उसके पहले तो वहाँ आदिवासी रहते थे। यूरोपियन कंट्रीज 1500 साल पुरानी है। तो और सबसे, और वो भी अगर वो भी छोड़ दो तो इंडस सिविलाइजेशन भी 3000 साल पुरानी है, वो भी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। मान लो वेद भी तो लिखे ही हुए हैं किसी न किसी के द्वारा, तो 5000 साल, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे उतर के तो नहीं आए होंगे। तो जो ऋषि लोग हैं वो 5000 ईयर्स पहले, अब वो हमको सिखा रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले आते ही बोला कि जितने भी आश्रम हैं जो गुरु चलाने बंद करो। उन्होंने बंद करवा दिए थे। किसने? अंग्रेजों ने, मैकाले की नीति के हिसाब से। बोले तुम लोग यहाँ पढ़ोगे और इंग्लिश पढ़ोगे और जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ोगे। तो बोलो ऐसे केस में क्या होगा? बच्चों का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं हो जाएगा? वो जैसे पढ़ते थे तो वो भूल गए कि हमारा क्या अच्छा वो था, जो कल्चर था, उस कल्चर को वापस लाया जा रहा है, रिच कल्चर। तो ये मतलब अब की सरकार ये कर रही कि उसे हमें किसी न किसी तरीके से बताना है लोगों को कि हम कितने ऊंचे थे, हम दुनिया के गुरु हैं और हमको कोई अपना शिष्य बना के चला गया। बात समझ में आई? दैट्स वाई इट इज़ ऑल टू बी चेंज। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, उसके ऊपर धीरे धीरे कदम उठाया जा रहा है। सर अभी सर पॉलिसी भी चेंज हो रही है सर, एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है, ऐसी होगी जो हम लोगों को स्किल ओरिएंटेड हो, हमको रटाने के लिए ना हो। हम जब 12th तक पहुंचे तो एक स्किल तो कम से कम हर एक के हाथ में हो। सर 8th क्लास से सर अब सर अपने सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। अभी जो नई नीति बन रही है उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि हम लोग पहले ये कर्मचारी ओरिएंटेड थी, मतलब क्या होती थी कि सर्वेंट ओरिएंटेड थी, हम तुम्हारे कहीं ना कहीं नौकरी पाले, नौकर बन जाएं। और अब इंटरप्रेन्योर, उद्यमी ओरिएंटेड। इंटरप्रेन्योर का मतलब है कि तुम अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करो, स्टार्टअप ओरिएंटेड बनो। हमें क्यों नौकरी ढूंढनी? हम अगर पढ़ लिख जाएं तो क्या हम इतने समर्थ ना बन जाएं? गवर्नमेंट हमको लोन दे, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो दैट इज सर्वेंट ओरिएंटेड ना बन करके उद्यमी ओरिएंटेड बन रही है कि इंटरप्रेन्योर बन जाए, खुद के हम। तो वो बात अच्छी होगी, ठीक है कि नहीं? सर तो सब अपना बिजनेस खोल लेंगे तो उनके अंडर कौन काम करेगा? उनके अंदर में जो भी हो आपको पैसा दिया जाएगा। आप जैसे ही अपना कंप्लीट करते हैं डिग्री, आपको एक स्किल मिल जाएगी, आपको 30 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी, अपना स्टार्टअप करो और फिर जो पैसा आता जाए देते जाओ। गवर्नमेंट मान लेगी कि यू आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो सलारा के बाद क्या लिखा है? हाँ, यानी आपको एक और भी स्कीम पता है, अग्निवीर स्कीम। यस सर। 4 साल काम करो, उसके बाद 16 लाख रुपए लो, निकल जाओ, 16 लाख का बिजनेस करो। ये सर कितनी अच्छी है अच्छी स्कीम की नहीं? तो 4 साल में आपको ट्रेन भी करेगी और आपकी स्कूलिंग भी कराएगी। मान लो आपने 10th पास करके गए हो तो 12th भी करा देगी, BSc भी उसी में 4 साल में ही करा देगी, 2-2 साल का। और आप ग्रेजुएट हो गए और 16 लाख रुपए हैं। ये उसका काम है कि आपको खुद ही डिपेंडेंट बना देना। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ऐसे समय में अगर देश पे कभी हमला होता है तो इतने सारे अग्निवीर होंगे कि उनको बुलाया जा सकता है, हर व्यक्ति सैनिक हो जाएगा इमरजेंसी पे। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से अदरवाइज हमारी जो GDP है उसका 60% सिर्फ पेंशन में जा रहा है, तो हम बढ़ेंगे कब? बैठे बैठे हमको 50,000 वेतन आ जा रहा है, क्या जरूरत है बोलो? हमारे अकाउंट में हर महीने 50,000 आ रहा है। ऐसे गवर्नमेंट पे कितना बर्डन पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? एक व्यक्ति को 80 साल काम हमने किया, 15 साल, और दे रही है 50 साल। कोई फायदा है ऐसी स्कीम? अब इतना नहीं देना है ना, नहीं तो हमारा देश नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए अब पेंशन धीरे धीरे बंद हो रही है, गवर्नमेंट पे बर्डन कम होगा, जिसको मिल गई तो मिल गई। ये पहले, और पहले क्या हुआ कि पहले की सरकारें थी, उन्होंने बाहर से लोन लिया 16 लाख करोड़, उससे पेंशन बांटी। तुम लोन ले लेके पेंशन बांटोगे लोग,
लोन ले लेके बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, 2 लाख करोड़ मेरे अकाउंट में डालो, 2 तुम डाल लो, बाकी लोगों डालेंगे। तो अब वो लोन अब चुकाया जा रहा है। सो इट इज़ पहले कभी ठीक नहीं किया गया, नहीं तो अब हमारा देश क्या हो रहा है, 10वीं स्थिति से 7वीं में पहुंचा, 5वीं पहुंचा, और फिर 6 महीने बाद थर्ड इकोनॉमी हो जाएगी, लार्जेस्ट इकोनॉमी। अमेरिका चाइना के बाद इंडिया को होने वाली। तो कितना, और हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा, यानी जो फिशर कंपनी है उसने नंबर 1 पे रेटिंग दी है। सो इसलिए हमारे हिस्ट्री को बदलने की ज़रूरत है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का जो सिद्धांत गांधी जी ने दिया था वो बहुत अच्छा है कि उतना ही विकास करो कि सब लोग बढ़ सकें। बहुत तेज विकास करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने बताया अमेरिका में उन्होंने बहुत तेजी से विकास कर लिया, अब लोगों के पास काम नहीं तो उन्होंने कहा ये पुल तोड़ो फिर से बनाओ। जब तुम्हारे पास काम ही नहीं होगा तो तुम करोगे क्या? अच्छा अब ये रेलवे ट्रैक तोड़ो फिर से बनाओ, लोग वहाँ तख्ती लेके घूम रहे हैं, हमें काम दो, काम कहाँ से दोगे? सो अब सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ दिखाया गया है कि गवर्नर जनरल हुए और उन्होंने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। 72 ए सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश्ड, 2 अदालतें इस्टेब्लिश की गई, एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत। दोनों से सृष्टि क्या समझती हो? बुक में लिखा है दीवानी और फौजदारी, बोलो। सर जो एक है क्रिमिनल कोड और एक है सिविल कोड। क्रिमिनल, यस, तो एक तरीके से 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड। एक में होता था कि क्रिमिनल कोर्ट होते थे, उसको क्या कहा जाएगा, बोलो रिया? सिविल, हाँ बोलो। फौजदारी। ठीक ठीक बताओ, देखो बुक तो तुम्हारे सामने भी होगी। सो 2 कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड, वन इज क्रिमिनल कोड को क्या कहा गया? फौजदारी। एंड और दूसरा जैसे तुम्हारा हेयर कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, संपत्ति किसको मिलेगी, ये सारी चीजों का जो दीवानी अदालत, तो उसको कहते हैं दीवानी अदालत। दैट इज नोन एज सिविल कोड। तलाक कैसे होगा, ये सारी चीजें, तो सिविल कोड को क्या कहेंगे? दैट इज दीवानी कोड। रेवेन्यू से जो संबंधित, पैसे के लेन देन से अदालत। एक है एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। अच्छा, इनमें क्या होता था, जो क्रिमिनल कोर्ट्स में काजी या मुफ्ती बैठते थे, काजी जो मौलवी लोग नहीं होते हैं, तो वो बताते थे कि क्या, वो उनसे लिखवा लिया गया कि क्या हम दंड दें, वैसा दंड दिया जाता था। तो काजीज एंड मुफ्ती वर अपॉइंटेड फ्रॉम क्रिमिनल कोर्ट। वैसे भी पहले कौन निर्णय लेता था किसको क्या सजा हो? शहर का काजी होता था कि नहीं, लोग उसी के पास जाते थे। तो काजी और एंड मुफ्ती, ये दोनों लोग जानकार होते थे कुरान के। तो मुफ्ती वर ये क्या करते थे, वर सुपरवाइजिंग क्रिमिनल कोर्ट। और कलेक्टर क्या करता था? वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ऐसा इसमें लिखा है। नाउ नेक्स्ट है कि ए मेजर प्रॉब्लम दैट द ब्राह्मण पंडित गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो उनके अपने धर्मशास्त्र थे, तो जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पॉपुलेशन भी थी, वो कहते थे हम भाई कुरान के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ अदर लॉज हैं और उनके हिसाब से ना हमारे यहाँ तलाक होगा कि 3 बार तलाक होने से, ऐसे वो बोलते थे। तो उनको भी बुला लिया गया, बोले ठीक है बड़े बड़े पंडित आ जाओ, तुम अपना धर्मशास्त्र निकालो और एक पेज बना के दो। तो अगले पेज पे लिखा है धर्मशास्त्र के हिसाब से होने लगा, पढ़ो जरा, बोल्ड हेडिंग में लिखा है। तो धर्मशास्त्र उनके अपने अपने थे, तो इसलिए 11 पंडित आर आस्क्ड टू कंपाइल हिंदू लॉज। 11 पंडित को भी बुलाया गया, 11 पंडित compiled laws from हिंदू शास्त्र। ऐसा हो गया, तो उनको हिंदू लॉज माना गया। और फिर उसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया?
NB Halhed has translated it in English. MB Halhed. और वो बाद में भी बहुत कुछ लॉ उसी से हम लोगों ने ले लिए जो अभी भी चल रहे हैं. Has translated it into इंग्लिश. फिर उसको लॉ बना दिया गया. और इसके बाद क्या हुआ? सिमिलरली मुस्लिम लॉज वर आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस. क्योंकि जज तो यूरोपियन थे. जज आपने देखा था वो अलग अलग सफेद बाल वो लगाते थे. पहले की जो ज्यूरी थी नकली बाल नहीं लगाती थी जज वाले. तो मुस्लिम लॉ वर आल्सो ट्रांसलेटेड. मुस्लिम laws were also translated for the help of European judge. अब इसके बाद क्या हो गया? इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड. नाउ सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी होगी उस समय की? क्या बंगाल में बनी होगी? क्योंकि पहले दिल्ली को राजधानी नहीं मानते थे. ये बंगाल को राजधानी बहुत समय तक इन्होंने माना. बाद में फिर इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट किए. कोलकाता वही बंगाल है, वही कलकत्ता है. नाउ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड. तो कलकत्ता पहले राजधानी थी. अब बाद में क्या हो गई? कलकत्ता के बाद दिल्ली हो गई. ना सर दिल्ली भी सर दिल्ली को अच्छा। राजधानी किसने बनाई थी? सर ब्रिटिश ने बनवाई थी. देखो जो मुगल के टाइम में दिल्ली ही सेंटर रहा है. जो दिल्ली का इतिहास ही हमको पढ़ाया जाता है. आपने 7th से पूरा दिल्ली का इतिहास पढ़ा कि कौन कौन हुए, इल्तुतमिश हुए तो कौन हुए, नहीं, सब मतलब सब सर पढ़ा ही पहले नहीं. सर कोलकाता को मानते गुलाम थे. हैं? सर पहले सर लेकिन- ब्रिटिश कोलकाता को देन सर ब्रिटिश ने ही माना. लेते थे. ब्रिटिश सबसे पहले वहाँ आए थे. लेकिन जो मुगल सल्तनत थी उसके पहले गुलाम वंश था, खिलजी वंश था. वो सब कहाँ का था? इट वॉज ऑल अबाउट दिल्ली ओनली. तो आपको कहाँ का बताया जाता है? दिल्ली का बताया जाता है क्योंकि मुगल आए थे. मैं वही बता रहा हूँ कि आपको चोल, चेदी और इसी तरीके से चालुक्य वंश इसके बारे में कोई पढ़ाता है कभी? तो जब कभी चैप्टर था क्लास 7 में द दिल्ली सुल्तान. हाँ तो दिल्ली के बारे में ही पढ़ा जाता है क्योंकि वो मुगल के बारे में है. तो इसलिए सर- कुछ लोगों ने क्या किया, कांग्रेस ने, एक तो ये मुगल समर्थक रही है और दूसरा ब्रिटिश की चापलूस रही है. तो उसने जो भारत का इतिहास है वो पढ़ाया ही नहीं कभी. जो मान लो हमारा इंडियन का 5000 ईयर्स ओल्ड कल्चर है उसके बारे में, अगर कि दक्षिण में कितने लोग राजा थे, बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए. दक्षिण में आप साउथ में जाओ कितना रिच कल्चर है, लेकिन वो कभी नहीं बताया गया. तो वो कभी अगर जब हमें नई हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, आप अगले साल जाओगे तो 9th में नई हिस्ट्री होगी, वो हम भी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे कि एक्चुअल चीज़ क्या है. तो इसके बाद देखिए एक सदर निजामत भी बनाई गई कि मान लो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया. इस्टेब्लिश बाय द कोर्ट ऑफ अपील. सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया ये इसमें लिखा नहीं है. हो सकता है ये दिल्ली में किया गया हो. लेकिन एक और भी था कि जो वहाँ ना जा सकें, तो एक कलकत्ता में एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, सदर ए निजामत. सो इस चीज़ को लिख लें. वाइल ए कोर्ट टू अपील, वाइल सदर ए निजामत. निजाम का मतलब राजा होता है. तो सदर ए निजामत वाज, निजामत अदालत वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता. अदालत वाज ओके. इसके अलावा जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगा, ये सारे लोग अपने अपने काम करते थे. उनके अपने ऑफिस थे. कलेक्ट्रेट नई सेंटर बन गया जहाँ सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसको कलेक्ट्रेट कहते थे. वहाँ कलेक्टर बैठता था और सारे दरोगा उसके अंदर में होते थे. नाउ कलेक्टर कलेक्ट्स रेवेन्यू एंड सिट्स इन कलेक्ट्रेट. ठीक है. और कलेक्ट्रेट में बैठता था. इसके अलावा
police officers and daroga also were under him. It was center of power, new center of power. नेक्स्ट देखिए, कंपनी की आर्मी कैसी थी। हमने पहले ही बताया वो सवार रखती थी, लेकिन टीपू सुल्तान से लड़ाई के बाद उसे पता चल गया कि सवार से काम बनने वाला नहीं, कैवलरी बहुत तेजी से आती है और वो बंदूक 2-4 गोली मारोगे तब तक वो आ जाती है। तो उसने कहा अब हम घुड़सवार या कैवलरी रखें। कैवलरी का क्या मतलब होता है? घुड़सवार, घोड़े पे जो चढ़ते हैं, वो बहुत तेज होते हैं। तो आपको मालूम है दिल्ली से अकबर आ जाता था राजस्थान घोड़े पे चढ़ते चढ़ते। आजकल ट्रेन से आते हैं, वो पहले सब घोड़े से इधर उधर आते कितना थे। टाइम लगता था पहले घोड़े से आने में? घोड़े से आने में उसको 6 घंटे लगते होंगे बस, और इधर 6 घंटे में पहुंचेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर द कंपनी की आर्मी कैसी थी? सर रेवेन्यू एंड के बाद क्या लिखा है? रेवेन्यू एंड सीट्स, वो कहाँ बैठता था? उसी के अंदर में दरोगा होते थे, सारे लोग होते थे। कंपनी की आर्मी इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ सवार्स। सवार्स का क्या मतलब होता था? ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, उसे कैवलरी कहते हैं। तो मुगल आर्मी तो पहले कैवलरी की थी और इन्फेंट्री थी, लेकिन कंपनी ने कैसी रखी? मुगलों के पास तो घोड़े थे। मुगल आर्मी कंसिस्ट्स ऑफ कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, और इन्फेंट्री का क्या मतलब होता है? पैदल वाले। हाँ, इन्फेंट्री उसको जो कहते सब हैं। ऊँट से चल के जाते हैं। जो हाँ, तो पैदल चलते होते थे। हैं। तो जबकि कंपनी ने क्या रखा? द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी। उसमें कैवलरी आगे बढ़ती थी, वो ही मोस्टली काम करती थी। बट कंपनी हैज ओनली ट्रेन द इन्फेंट्री एंड आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। ये लिखा है। मैच लॉक का मतलब बारूद होता है, तो उसमें मैच स्टिक लगा दो तो बारूद निकलता है, उसको कहते हैं मैच लॉक्स। माचिस से तीली जला के लगाओ। और एक मस्केट्स होता है, मस्केट लंबी बंदूक है। तो हाउएवर कंपनी ने क्या किया? कंपनी प्रिफर्ड टू कीप ट्रेन्ड इन्फेंट्री। ट्रेन इन्फेंट्री ही रखी, एंड उसको आर्म किससे किया? आर्म्ड इट विद बहुत ऐसे लंबी गन होगी, ये ऐसे लंबी गन, सर राइफल होती थी सर हाँ बिल्कुल, बहुत लंबी राइफल होगी, यानी यहाँ तक जाएगी। ये सर 1 पॉइंट समथिंग से हाँ। 6 या 8 मीटर की थी। तो 2 आदमी के बराबर लंबी ये राइफल। सर 1.6 से 8 मीटर। आर्म्ड इट विद मस्केट्स, एंड यही मस्केट है। सर इस वाली गन में कोई स्पेशलिटी होती थी जो इसको? सर इसके आगे सर एक चाकू हुआ करता था। चाकू होगा, लेकिन इसकी राइफल जो होती है ना, जो गोली रिवॉल्व करती जाती है, तो अगर ज्यादा लंबा बैरल होता है तो वो क्या होती है कि एक स्पीड पकड़ लेती है, तो ऐसा होता है। सर तो लॉन्ग जितनी रेंज में छोटे काम करोगे उसकी रेंज कम हो जाएगी, और रिवॉल्व ज्यादा होगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी। बस यही बात है, सर रेंज थी सर इस बंदूक रेंज की। ज्यादा हो जाती है। मस्केट्स और क्या चीज है? मैच लॉक देते थे। मैच लॉक का मतलब समझ में आ गया कि बारूद वाली गन, मैच लॉक्स। तो इस तरीके से इनके सवार थे। फिर इन्होंने यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब ये देखो, इन द सर्विस ऑफ कंपनी। फिर धीरे धीरे उसको घोड़े दे दिए, और फिर घोड़े पे बैठ के वो बंदूक लेने लगा। ये देखो, तो ये यूरोपियन स्टाइल हो गया। ठीक है। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो इसमें क्या होता था कि मुंह से छीलना पड़ता था जो कारतूस को, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो सुअर मुस्लिमों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, और गाय पवित्र मानी जाती है हिंदुओं के लिए। तो ये भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइट थी, उसका एक कारण बना। सर मंगल पांडे ने सर उसको सर मुंह से छीना। तो वही चीज थी कि वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं करना है। सो अब ये देखिए, सिपाही को ये कहा जाता था तो कि तुम अपना सारा ड्रेस बदल दो। सरदार से कहा जाता था पगड़ी हटा दो और ये बाल काट दो, टोपी लगाओ।
तो अगर, और इसी तरीके से जो मौलवी थे जो मुस्लिम से उनसे कहते थे दाढ़ी शेव कर लो। तो अगर तुम्हारी कोई भी आइडेंटिटी ना हो, देखो आजकल तो सब ऐसे ही चलता है, सबने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी। अभी तो यूनिफॉर्म है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो तुम्हारे सारे रिलीजियस सिंबल क्या करवा दिए जाते थे, हटा दिए जाते थे। तो बुक लिखती है अगर इफ देयर इज नो आइडेंटिटी तो हाउ द सिपाही विल फील। ये देखो बुक में लिखा है कि कोई अगर आइडेंटिटी ना हो और उनको 6-6 8-8 महीने वहीं रखा जाता था, कहते थे तुम्हारा कोई धर्म नहीं है और तुम ऐसा इसको वो भी नहीं करोगे। तो किस तरीके से होगा, तो उनमें धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा। एंड ये भी बुक लिखती है कि 5th चैप्टर में हम देखेंगे कि इसके क्या रिपरकशंस हुए। देखो लिखा है कि नहीं, सर सिपाही मतलब सिपाही को उन्होंने बस सिपाही बोल दिया, इन्फेंट्री को। कंक्लूजन क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। तो उसने यहाँ अपनी कॉलोनी बना ली। कॉलोनी का मतलब ऐसा घर बना लिया कि सब कॉलोनियल उपनिवेश, कि मेनली यहाँ से वो सामान ले लेके वहाँ पर भेजना। तो उसको क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत निवेश जरूर किया, थोड़े ट्रेन्स बनाए, थोड़ा कुछ किया, लेकिन हाउ एवर इट वॉज ऑल ओनली टू बेनिफिट एट लंदन। तो इसको कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनियल रूल का क्या मतलब है, दे हैज इन्वेस्टेड ए लिटिल इन इंडिया सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड ए लार्ज, इसको उपनिवेश कहते हैं। तो ऐसा कॉलोनियल रूल ऑस्ट्रेलिया में बनाया, अफ्रीका में बना दिया, साउथ अफ्रीका में बनाया और बहुत सारी जगहों पे बनाया। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है कि जहाँ पर एक जैसे कॉलोनी होती है, गवर्नमेंट कॉलोनी, उसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकते, थोड़े दिन रहो चले जाओ। तो कंपनी ने यहाँ जो अपना सेटअप किया वो ऐसे ही किया था कि यहाँ जब सारा ले लेंगे तो छोड़ देंगे कि जितना पूरा बेनिफिट है। कॉलोनी का क्या मतलब है, आप रहो, सुविधा लो और निकल लो। तो कॉलोनियल रूल का मतलब हमेशा रहने के लिए नहीं, वो यहाँ थोड़ी रहना चाहते थे, उनका फैमिली तो वहाँ थी। तो कोई अपनी फैमिली को छोड़ के आएगा व्यापार करने, तो ऐसे ही जैसे यहाँ कॉलोनियल रूल एक सेटअप होता है ना, कॉलोनी का मतलब एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड सेटअप। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उपनिवेश बना दिया। समझ में आ गया। सो दे हैव सेट ए कॉलोनियल रूल। और ऐसा ही नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज ने, फ्रेंच ने, डच ने, पुर्तगीज ने, पुर्तगाली यानी स्पेन के लोग, डच यानी नीदरलैंड के लोग, फ्रेंच तो जानते ही हो फ्रांस के लोग, सबने अपने अपने कॉलोनी बनाई, क्योंकि वहाँ स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था, यूरोप बहुत आगे बढ़ रहा था, तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था कि नहीं। फिर स्लेव ट्रेड भी शुरू हो गया यहाँ से। चैप्टर 3 में आएगा सर। हाँ, स्लेव की भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग शुरू हो गई, गुलाम ले जाए जाने लगे तो काम करने के लिए। सो इट वॉज धीरे धीरे उन्होंने 63% टेरिटरी और 78% को अपने कब्जे में ले लिया। नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइजेस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नाउ चैप्टर 2 सॉल्यूशन, क्लास 8th हिस्ट्री। ओके, नाउ दीवानी का क्या मतलब है? दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व को कहते हैं, पैसा। राजस्व भी कह सकते हैं या मनी, ठीक है, लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्रिमिनल कोड। फौजदारी
फौजदारी अदालत दैट इज क्रिमिनल कोड। से रानी चेन्नम्मा कौन थी? वो थी ना तो पहले चेन्नम्मा ने लड़ाई की, फिर चेन्नम्मा जब मारी गई तो उसके बाद और किसने लड़ा? हाँ, रैयन्ना ने लड़ाई की। तो दैट इज क्रिमिनल कोड। लड़न एंटी नाउ रानी चेन्नम्मा एक ट्राइब थी। लड़न एंटी अरे उसको भी कुछ चेन्नम्मा। So that is led anti-British movement in Peru. Led in Peru. Next देखो सिपाही। That is सिपाही। Second question. The British conquest of Bengal began with the कब थी? यहाँ से उनकी जीत का सिलसिला शुरू हुआ। कॉन्केस्ट का मतलब जीत होता है। सो इट इज बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध। पलासी। Second, the Hyder Ali and Tipu Sultan were rulers of मैसूर Mysore. Next is Dalhousie implemented doctrine of। डॉक्ट्राइन का मतलब नीति या प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है। तो हड़पने का सिद्धांत। लैप्स कर लो, अपने में लैप्स कर लो। दैट इज लैप्स। दैट इज मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली वेस्टर्न कर दो, क्योंकि हम लोगों ने अभी कल ही के एक मैप में देखा था बहुत ज्यादा मराठा था। लेकिन सर साउथ में भी हो ऐसा था कि नहीं? तो साउथ वेस्टर्न में हो जाएगा ना सर, साउथ में भी तो था थोड़ा। साउथ में था, लेकिन इस वाले में जो दिया है आंसर वो वेस्टर्न ही दिया। साउथ में नीचे का छोड़ दो, तो दैट इज वेस्टर्न। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्रू एंड फॉल्स। द मुगल एम्परर बिकेम स्ट्रॉन्गर। क्या स्ट्रॉन्गर हो गए थे 18th सेंचुरी में? फॉल्स, वो वीक हो गए थे। उनका तो 1527 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, तो इब्राहिम लोदी से जीता था। तो 15th सेंचुरी से मुगल का आपने पढ़ा है ना पिछली बुक में, तो 15 से वो 18 तक तो वीकर ही हो गए थे। 18 पे ब्रिटिश आ गए, बहादुर शाह जफर इनका आखिरी राजा था, तो वो ये फॉल्स है। सेकंड देखिए, सर आपने सेकंड की सी में क्या लिखा है? सेकंड के सी में लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। कहेंगे तुम 5 साल से बैंक नहीं गए हो ना, तुम्हारा पैसा लैप्स, जाओ तुमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, लैप्स हो गया पैसा, यानी वो सरकारी खाते में चला गया। लैप्स समझ गए ना? फिर सर से पेंशन दी जाएगी। सेकंड देखो, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। क्या है ये? यूरोपियन है ना, तो वो यूरोप में फ्रांस के लोग भी आ रहे थे, नीदरलैंड के भी, यानी डच आ रहे थे, स्पेन के भी। तो हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश की तो ओनली थी, लेकिन क्या पूरे यूरोप की ओनली थी? क्योंकि वो लोग जहाज भी तो डुबोते थे ना एक दूसरे का, कि भाई उनका जहाज ना पहुंच पाए, हम सामान ले जाएं। तो इसलिए ये यूरोपियन के मामले में गलत है, ये फॉल्स है। महाराजा रंजीत सिंह वाज रूलर ऑफ पंजाब and British did not introduce administrative changes in territory. They जो उन्होंने जीता, कांकर्ड किया, क्या उसमें उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं किए? उन्होंने किए थे। उसका जुडिशरी उन्होंने लॉ बनाए। What attracted European trading companies in India? फोर्थ क्वेश्चन से करें। So यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को, जो यूरोप से व्यापार करते थे, ऐसी क्या चीज थी जो भारत की ओर आकर्षित कर रही थी? सर स्पाइसेस एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। So European companies were attracted to India due to following reasons. सर, और वो यहाँ से गुड्स खरीदते थे चीपर रेट में और वहाँ पे महंगे करके बेच देते थे। हाँ, तो यूरोपियन कंट्रीज attracted
to India due to इसलिए पहला चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन, यहाँ पर सस्ता और अच्छा मिलता था। चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन। सेकंड क्या है? फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन। फॉर स्पाइसेस, ऐसा कुछ वहाँ था ही नहीं यूरोप में। स्पाइसेस लाइक पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम, इलायची एंड सिनेमन। दालचीनी, ये सारी चीजें, ये दालचीनी है, ये इलायची, क्लोव्स, लौंग और ये काली मिर्च। सो फॉर स्पाइसेस, और भी स्पाइसेस हैं। यूरोपियन क्या लिखा है? यूरोपियन क्या लिखा है? यूरोपियन जो कंपनीज थी, यूरोपियन, आपने कंट्री लिखा है। उसको ठीक करो। यूरोपियन कंट्रीज मेनली कंपनीज यहाँ हैं। चलो, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट बंगाल नवाब एंड बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने फोर्ट्रेस बना रखे थे ना, और उसको उन्होंने चारों तरफ ट्रेंच गड्ढा खोद दिया था और उसमें उन्होंने तोपें लगा रखी थी, तो और रेवेन्यू भी नहीं देते थे बंगाल के नवाब को। इस वजह से बंगाल का नवाब फिर उसने उन पर अटैक किया और आपने देखा कि कासिम बाजार में 30,000 सैनिकों के साथ जाके के उसने ले लिया। यही चीज। तो फिफ्थ क्वेश्चन कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या क्या झगड़े के कारण थे? द बंगाल नवाब, तो बंगाल नवाब, पहला क्या है? बंगाल नवाब ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिनाइड द कंसेशन। कंसेशन तो औरंगजेब ने दिया था, लेकिन जब ये लोग स्वतंत्र होकर बोले हम कंसेशन नहीं देंगे, हमको पैसा दो, तो अब पैसा चाहिए इसको, तो कंपनी तो नहीं देगी ना। कंसेशन टू ईस्ट, औरंगजेब ने उनको बोला तुम जहां चाहो व्यापार कर सकते हो, पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्परर वीक हो गया था कि नहीं, तो फिर इसने बोला वहां के नवाब पे एक मत लगाओ। तो वहां के नवाब ने बोला कि अब आप मुझे, हम कंसेशन नहीं दे सकते क्योंकि इसी से तो रेवेन्यू से मेरा खर्च चल रहा है, तो मुझे पैसा चाहिए। इस डिनाइड, डिनाइड का क्या मतलब होता है? मना करना। तो डिनाइड कंसेशन, उसने छूट मना कर दी टू ईस्ट इंडिया का। सर इससे कार्निवल क्या नहीं टेस्ट होगा? संडे को इन सब चीजों का टेस्ट होगा। सेकंड देखो, दे if company want to trade then they have to offer large costly gifts to नवाब। ये भी बोला कि अगर तुम ट्रेड करना चाहते हो तो हमें महंगे महंगे गिफ्ट ला के। they said, जो बंगाल नवाब थे उन्होंने क्या बोला? said that if company wants to trade then they should give costly gifts to नवाब। यानी नवाब कह रहा था कि वो नवाब अपने को बहुत ताकतवर समझ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो उतनी ताकतवर थी नहीं, बोला हमको गिफ्ट दोगे तो हम व्यापार करने देंगे।
नवाब बाद बोला में था ना। सर वो लोग नवाब से रहे। क्लाइव ना आता सेना लेके तो ये तो जीत ही लेते उसके लिए। और मीर जाफर ना मिलता तो भी जीत लेते। उल्टा पुल्टा सब हो गया ना। वो नेवी लेके आ गया, उन्हीं की सेना ने नहीं लड़ा, तभी तो हारे। बट सर नेवल फोर्स ने सर अटैक किया था, कुछ नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ। तो कुछ फिर सब सर हारे तो फिर गए। लड़ाई भी नहीं हुई, सर अटैक कैसे हुआ? तो लड़ाई भी नहीं हुई तो लड़ते तो जीत भी सकते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने सिपाही नहीं थे। तो फिर सर सिराजुद्दौला फिर सर हारा कैसे सर? हारा इसलिए क्योंकि मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ा नहीं, बोला राजा को बंदी बना लो। अच्छा राजा को मेनली बंदे बना। हाँ, सेनापति की बात मान ली गई, सेना तो उसी के साथ। तो सर तो सेना में सेनापति की बात मानी जाती है। हाँ, सेना तो सेनापति की बात। तो सर राजा तो यहीं बैठा है, मतलब फालतू। They denied the company any right to mint coin. कंपनी खुद अपने सिक्के डालती थी और चलाती थी। ये कितना बड़ा टकसाल बना रखी थी। टकसाल यानी जहाँ सिक्के डाले जाते हैं। तो उसने कहा नहीं, तुम अपने सिक्के नहीं डाल सकते, कि अपने ही सिक्के बना रहे हो, यहाँ चला रहे हो, तुम खुद ही अपना रुपया अपनी करेंसी बनाओ। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो दे डिनाइड, उन्होंने क्या मना कर दिया? डिनाइड, ठीक है, किस लिए? कंपनी, ये कर दिया, दे स्टॉप्ड कंपनी टू मिंट कॉइन्स। मिंट का मतलब समझते हो? ढालना, पिघलाकर बनाना, सिक्के बनाना। उन्होंने बोला कि तुम सिक्के नहीं बना सकते, स्टॉप कर दिया, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, दे स्टॉप्ड कंपनी टू मेक एनी मोर फोर्ट। उसने कहा अब और फोर्ट नहीं बना सकते, जितने बना लिए तो बना लिए। दे स्टॉप्ड कंपनी फॉर मेकिंग फोर्ट्स, क्योंकि वो फोर्ट्स में अपनी सेना रखते थे, तो ये सारी चीजें उन्होंने कर दी। और क्या बताया? दे ब्लेम्ड कंपनी, और ब्लेम भी लगाया फॉर not giving any revenue so ये सारे रीजन हैं। तो ये these were the देखो 5 रीजन है, तुम 3 रीजन बताओ। सृष्टि, नीचे में से बोलो आयुषी। They stopped making coins, or they said stop making forts, or they blamed That company is not paying any revenue. They denied Bengal Nawab denied concession to East India Company. They said that ठीक है, निखिल बोलो, जितने आते हैं बोलो। So they stopped them for making forts. They stopped them. They blamed them for not giving revenue. They stopped them for making coins. Stop them for Making मेकिंग क्वाइंस। और दो कौन से हैं? मेकिंग क्वाइंस के लिए स्टॉप किया, मेकिंग फोर्ट्स के लिए स्टॉप किया। ब्लेमिंग, यू आर नॉट पेइंग रेवेन्यू, आई विल नॉट गिव यू एनी कंसेशन, दे स्टॉप्ड ऑल द कंसेशन गिवन टू ट्रेड। इतनी बात हो गई। और एक और कौन सी बात है? Sir, they said that company have to give है ना, कॉस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट्स। सर एक और है बंगाल कंसेशन तो इसी में Sir, taxation क्या? कंसेशन यानी छूट, तो वो कोई छूट नहीं दे सकती।
कि भाई तो सब लोग तो पैसा देंगे, तुम्हें छूट है, तुम निकल जाओ, तुम्हें बिना टिकट के अंदर जाओ, तुम लोग हमारे परिवार को जाओ सिनेमा देखो, ऐसे छूट कोई देगा? नो। 6th question, how did the assumption of Diwani benefit the East India Company? So question number 6, तो assumption of दीवानी बेनिफिट, यानी उनको दीवानी बेनिफिट का मतलब है कि कंसेशन इन रेवेन्यू से कंपनी को क्या फायदा हुआ, और किसने दिया था बताओ? कंसेशन इन दीवानी बेनिफिट। बुक पे क्वेश्चन देखो, पेज नहीं खुला तुम्हारा वही वाला, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मुगल एम्परर ने उनको छूट दे दी थी कि नहीं, कंसेशन दिया था कि नहीं दीवानी में, कि ठीक है तुम्हें रेवेन्यू नहीं देना है, इससे क्या कुछ कंपनी को फायदा हुआ होगा? यस सर। हुआ और होगा। सर तो वही रेवेन्यू चीज़ पे हमें- नहीं करना पड़ा तो सर उनका जो सर रेवेन्यू था वो ज़्यादा बढ़ गया। सो अब आंसर है कि हाउ डिड अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट से ईस्ट इंडिया कंपनी को अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जरा देखिए, मुगल एम्परर इन 1765 में इनको छूट दे दी थी, ठीक है। अपॉइंटेड द कंपनीज, अपॉइंटेड दीवान ऑफ कंपनी, उन्हीं का कंपनी का ही दीवान बैठा दिया था, दीवान ऑफ कंपनी इन बंगाल, उसको ही बैठा दिया, ठीक है। Diwani allowed company to exploit the vast revenue. So by this, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी has not paid any revenue. To मुगल एम्पायर को कोई रेवेन्यू नहीं दिया। इससे क्या हुआ, एनी रेवेन्यू, ड्यू टू दिस क्या हुआ, दैट मेजर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड वेरी इजीली। इससे क्या हुआ बताइए, कि रेवेन्यू नहीं देना पड़ा, तो ड्यू टू दिस कंपनी वाज ग्रेटली बेनिफिटेड। नहीं तो उनको दीवानी के रूप में सोना देना पड़ता था, वो सोना कहाँ से आता था, ब्रिटिश से, और कंपनी बेनिफिटेड हो गई, और क्या हुआ, क्या उसका व्यापार, उसका ट्रेड एक्सपेंड कर गया। सो ड्यू टू दिस कंपनी वाज ग्रेटली बेनिफिटेड, कंपनी वाज बाद में सर उन्हें सर रेवेन्यू देना पड़ा। ग्रेटली बेनिफिटेड एंड देयर ट्रेड, उनका ट्रेड बढ़ गया, एक्सपेंडेड, ठीक है, उनका ट्रेड बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन हैज स्टॉप्ड। और ब्रिटेन से जो आने वाला सोना था वो रुक गया कि नहीं? सर वो सर वहीं से सर कमाकर वहीं पे दे रहे थे सर। आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, सर आउटफ्लो मतलब वहां से जो सोना आ रहा था ब्रिटेन से, सोने से ही तो खरीद रहे थे, सोने से ही तो दीवानी देते। फिर सर ये लोग सर यहीं से कमाकर सर यहीं से खरीद कर यहाँ वहाँ से पे जो लेते हैं। रेवेन्यू मिलता था फिर उसी से ही कमा लेते थे। एंड नाउ दे आल्सो मैनेज्ड टू टेक रेवेन्यू फ्रॉम अदर ट्रेडर्स, दूसरे जो ट्रेडर्स थे उनसे रेवेन्यू लेते थे, एंड दे परचेज आइटम ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर रेवेन्यू। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली तो नहीं थी, और भी ट्रेडर्स रहे होंगे जो इधर उधर काम करते थे। उन्होंने कहा तुम मेरे पीछे आ जाओ और हम कंपनी के नाम पे लेते रहेंगे, तुमको भी कुछ रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, कोई राजस्व नहीं देना पड़ेगा, तो दूसरे ट्रेडर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं कंपनी को। सो दे टेक रेवेन्यू फ्रॉम अदर ट्रेडर्स कि तुम मेरे पीछे छिप के काम करो, मैं बोलूँगा ईस्ट इंडिया ने सब दिया।
तो लेकिन तुम हमको पैसा देना, तो उनसे जो पैसा मिलता था क्या उसी से वो कॉटन खरीद लेते थे। यस सर। They had collected revenue from other traders and from that revenue they purchased cotton and other raw material। अब उसके लिए उन्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले थोड़ा पैसा चाहिए था कॉटन के लिए। मान लो तुम मुगल राजा को नहीं दे रहे हो, लेकिन जिससे खरीदोगे उसको तो दोगे, उनको भी नहीं देना पड़ा, दूसरों से लिया उनको दिया। समझ में आ गई बात? सर फिर से बताएं। फिर से बता। मान लो जैसे आप बहुत बड़े हो ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये सारे भी व्यापारी हैं, इन सबको औरंगजेब को देना पड़ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ और तुम्हें क्या क्या खरीदना है एक लिस्ट दे दो, मैं अपने नाम से खरीद लूंगा और तुम लोग को दे दूंगा। लेकिन जो तुम औरंगजेब को अगर मान लो 100 सोने के सिक्के देते हो, मुझे 85 ही देना, तो तुम सब लोग खुश हो गए, ये तो कितना अच्छा है, तुमको 85 ही देने पड़े। ये सब लोग बोल रहे हैं लो लो मेरा सामान खरीदो, ये 50 सिक्के लो, कोई 100 सिक्के दे, तुम्हारे इतने सिक्के हो गए। अब तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको सामान खरीद के दिया, क्योंकि तुम्हारे पास एक लेटर है कि तुम्हें रेवेन्यू नहीं देना है। तो जो चीज़ तुम खरीदोगे उसमें रेवेन्यू नहीं है ना, तो उस सिक्कों से तुमने बाकी और सब लोगों को बुलाया, इतना कॉटन दो, लो सिक्के, इतना कॉटन इकट्ठा हो गया, भेज दो। समझ आ गई बात कि तुमने उनसे लिया पैसा, क्योंकि तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम्हें नहीं भेजना है। तो धीरे धीरे बंगाल से रेवेन्यू ही आना बंद हो गया और औरंगजेब को लॉस हुआ कि नहीं? तो अब क्या हुआ? दे हैड कलेक्टेड रेवेन्यू। इस सेंटेंस को पूरा करो, निकल। दे हैव कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम अदर ट्रेडर्स। ये सही है, अदर ट्रेडर्स। दे हैव कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम other traders and from that revenue collected raw material। तो सर औरंगजेब के पास सर कोई भी मतलब वो जा नहीं रहा था सर, कोई पैसा नहीं, जो दूसरे ट्रेडर से जाने वाले तो वो भी बंद हो गया। तो मतलब सर वो बाकी सारे ट्रेडर्स थे उनको तो देना पड़ेगा ना सर, वो तो उसने ले लिया। वो अगर अपने नाम से लेंगे कि मान लो भवानी इंटरप्राइजेस, सतगुरु इंटरप्राइजेस अपने अपने नाम ले, और वो अगर उनके पीछे खड़े हो गए, बोले ईस्ट इंडिया इंटरप्राइजेस, उन्हीं के पीछे, और उसने खरीद लिया, इनको दिया, लो सामान अपना अपना लो, तब कोई रेवेन्यू नहीं देना, क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया के नाम से लिया। सर तब राजा को पता था कि वो ये पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं? पीठ पीछे कर रहे हैं, लेकिन इतना वो वास्तव में सब जगह उसने अपने सूबेदार बैठाल रखे थे, तो उनको देना था, तो वो कुछ न कुछ वो बना लेते थे एक्सक्यूजेस। अल्टीमेटली जब औरंगजेब नहीं रहा तो फिर क्या हुआ? सिराजुद्दौला बोला अब नहीं चलेगा, अब तो हमारा है राज, हमको सेना भी रखनी, सब कुछ रखनी, रेवेन्यू दो। यही तो कहानी हुई। तो शुरू में तो उसका कुछ वो नहीं था, बोला ठीक है हम खेतों से ले लेंगे, जो खेती हो रही है, हमें क्या लेना व्यापार से। फिर बाद में उसने उसे लालच बढ़ा कि हमारे पास इतनी सेना, हम तो कलेक्ट कर ही सकते हैं। एक है कि उसको देना है, एक है कि खुद लेना है। तो खुद लेने में तो फिर कोई नहीं मना नहीं करेगा ना। तो वो जान रहा वहाँ का राजा नवाब, तो नवाब सिराजुद्दौला रेवेन्यू दो, ये सब नहीं चलेगा, हम तुम्हारे कंसेशन सब बंद कर दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो अब वो क्या करते थे? एंड फ्रॉम दैट रेवेन्यू, इस सेंटेंस को पूरा करिए। From that revenue they buy cotton and हाँ, silk। यही है, they purchased cotton and silk। और ऐसा ही नहीं, एंड मैनेज अदर कंपनी एक्सपेंसेस, और कंपनी के और भी खर्चे पूरे किए। कॉटन, सर तो फिर उनके पीछे तो बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स थे, तो सब जो भी ट्रेडर्स थे यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाते थे। कई बार तो डच भी इसके अंडर में ही आ गए थे, वो तो बहुत बड़े स्केल पे करते थे। एंड मैनेज्ड, सर ये कितने साल तक चला था ये वाला सिस्टम? अदर एक्सपेंसेस 10-20 साल चला होगा। ये तो कहानी तब तक की है, बाद में तो ये खुलेआम व्यापार करने लगी थी। बाद में तो सबकी जमीन ले ली, बोले लीज पे ले लिए, ये पकड़ो पैसा यहाँ उगाओ, और ये यहाँ पर तुमको ऐसे सेटलमेंट इंडिगो बना की खेती दिए। करनी पड़ेगी, तो क्या करनी पड़ेगी वो सब हम ले तो बाद में छोटे सामान से हमारा, बना दिए। ये लो तुम अपना घर का खर्चा चलाओ। खेत में भी अपनी ही चीज मनमानी उगाने लगी। एक बार वो गुलामी बना लिया था उसने घर को, नहीं सर तो वो सर राजाओं का सर उसने सर वो जमींदार बना दिया था सर। हाँ। सर परमानेंट सेटलमेंट से आया था सर, नीच सिस्टम। अच्छा अब देखिए,
एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस। ये जो 4 क्वेश्चन हमने कराए हैं, ये जो दोपहर की क्लास होगी उसमें आप लोग याद करके आइएगा। हम सूरज लोग की दोपहर की क्लास। सो 3:30 to 4:30। चलो, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। नहीं चाहिए क्या? चलो, तो सिस्टम लिख दें। सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है? इसके अंदर सब कंपनी बोलते हैं कि तुम अपनी सेना मत रखो, हमारी सेना दे दो और हमें 5 लाख पर देखो, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। पहले तो मैं आपको सब्सिडियरी का मतलब बता दूं, जिससे कि ठीक ठीक पता चले। वैसे तो हिंदी में इसका मतलब दिगांशी होता है, लेकिन फिर भी और सरल हिंदी में बताऊं तो संरक्षक। नाउ देखो बता रहा, सब्सिडियरी अलायंस हिंदी मीनिंग मतलब सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी कर दीजिए। हिंदी मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी, ये सहायक, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। बहुत सारे अलायंस आप जानते हो, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर शासन करती है, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी जो बना रही है वो एनडीए चला रही है। अलायंस का मतलब बहुत सारी पार्टियां मिल जाए तो उसे गठबंधन कहेंगे कि नहीं? मिलजुल के जो चला। तो इसने कहा हम तुम्हारे सहायक हैं, तुम हमें पैसा दे दो, हम सेना मेंटेन करेंगे, तुम क्यों करोगे? तो सब्सिडियरी अलायंस का मतलब समझो क्या क्या है कि ब्रिटिशर्स एज ए सुप्रीम पावर, उन्होंने इसमें क्या दिखाया? ब्रिटिशर्स एज सुप्रीम पावर। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस में क्या चल रहा था, सिद्धांत क्या चल रहा था, क्या सिस्टम चल रहा था? तो उसमें ब्रिटिशर्स ने खुद को क्या दिखाया? सुप्रीम पावर। कि स्टेट विच एवर स्टेट वांटेड टू साइन दिस ट्रीटी दे हैड टू एक्सेप्ट दैट इंग्लिश इज सुप्रीम पावर। अगर तुम हमारे साथ ये ट्रीटी साइन करोगे, संधि तुम्हारे ऊपर है, करो या ना करो, तो तुम ये मान लोगो कि हम ही सबसे, मतलब सर प्रेशर भारत में नहीं हम था ही सबसे ताकतवर है। सर, प्रेशर नहीं था सर, हैं? प्रेशर नहीं था उनके ऊपर कि करना ही करना है। हाँ, करना नहीं, कंपल्सन नहीं था। सर, पागल। So, whoever signs this treaty, जो इस ट्रीटी को या संधि को, ट्रीटी का क्या मतलब होता है? संधि या प्रस्ताव, ठीक है? वो क्या करता था? एक्सेप्ट्स दैट ब्रिटिश इज द सुप्रीम पावर इन इंडिया। ब्रिटिश ही सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम पावर इन इंडिया। अच्छा, ठीक है। एंड ब्रिटिश इज गार्डियन ऑफ देम। ब्रिटिश जैसे हम लोग के गार्डियन हमारी रक्षा करते हैं, तो हम सब उनके बच्चे हैं, वो हमारी रक्षा करें। ब्रिटिश इज गार्डियन, तो समझते हो ना? एंड ब्रिटिश इज गार्डियन ऑफ देम। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट, तो उनको एक अंग्रेजी दूत रखना पड़ता था। ऑफ रेजिडेंट, तो वो दूत जाके सारी बात वहां बता देता था अपने गवर्नर को, वहां उनके दरबार में ऐसा हुआ है। वो बैठा रहेगा तुम्हारे यहाँ जब तक सच चलता रहेगा, तो ऐसे तुम दरबार नहीं चला सकते, उनका एक आदमी बैठेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट। सर, तो जैसे आपने अभी बताया, जैसे लोअर सभा में वो जो इंग्लिश के लोग बैठते थे वो यही काम करते थे।
आज जो 2 लोग बैठते थे वो सारी रिपोर्ट ब्रिटेन में दे देते थे, उसके हिसाब से वो काम करते थे। सो इसका क्या मतलब है कि द स्टेट, कोई स्टेट हो, प्रोविंस हो, उसे क्या करना पड़ेगा, हैज टू, ठीक है, कि उसे रखना पड़ेगा एन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को मतलब समझते हो, प्रतिनिधि, एज रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब है दूत, वो सारी बातें यहाँ बताएगा। ब्रिटिश का कोई फरमान है तो भी सुना देगा, तुम राजा ये नहीं कर सकते हो, ये हमारे जो है यहाँ गवर्नमेंट ने बोला, ऐसा तुम नहीं कर सकते। और रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है, जैसे तुम अपने घर की तरफ से किसी पार्टी में अटेंड करने जाओ और कह दो कि मैं जो है वो गुप्तास फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव आई हूँ, समझ आई कि नहीं? तो ये रिप्रेजेंटेटिव यानी उनका प्रतिनिधि। तो ब्रिटिश एक रख लेती थी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट। और तीसरा क्या है सर? तो वो जरूरी नहीं है उनका रिप्रेजेंटेटिव वो ही हो, मतलब ब्रिटिश ही हो। ब्रिटिश का ही होगा। और वो भरोसा नहीं करते थे क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। इन कोर्ट कहाँ रखना पड़ता था? कोर्ट का क्या मतलब होता है? हाँ, दरबार। यहाँ कोर्ट का मतलब दरबार ही है। फिर बाद में कोर्ट का मतलब तो फिर दूसरी चीजों के लिए, अदालत के लिए यूज होने लग गया। तीसरी चीज देखिए कि कीपिंग एन इंग्लिश आर्मी। सो कीपिंग एन इंग्लिश आर्मी। देख लो, they were Indian rulers were not allowed to keep their individual army, तो they have to keep English army, और उनका सेनापति भी इंग्लिश होगा और उनको खिलाना है बस तुमको। सेनापति कौन है? इंग्लिश है। एंड इन एडिशन they have to pay the amount to ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उनको पेमेंट देगी। तुम सीधा पेमेंट नहीं दे सकते, नहीं तो वो तुम्हारे वफादार हो जाएंगे कि यही राजा देता, इसी की बात मानो। तुम किसको पेमेंट दोगे? तुम मान लो 3 लाख वहां दे रहे हो तो वो 1 ही लाख देगी उन लोगों को, 2 लाख तो खुद ही खा जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए कि रूलर्स वर नॉट अलाउड, क्योंकि वो सेनापति की बात मानेंगे। सेनापति कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी। रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन आर्मी। ऐसा था, ठीक है। नाउ states have to keep इंग्लिश आर्मी। इंग्लिश आर्मी रखनी पड़ेगी और उसे कौन लीड करेगा? लेड बाय ब्रिटिश मैन, कोई ना कोई उनका प्रतिनिधि होगा, ब्रिटिश मैन, led by British. They have to feed that army and had to pay a preset amount to East India Company. उसको फीड भी करना है और तुम्हें उस आर्मी को पैसा नहीं देना है, वहां देना है पैसा। They have to feed army and also pay some amount to East India Company. कंपनी पेज सैलरी टू आर्मी। कौन का सैलरी देगा? कंपनी वॉज पेइंग सैलरी टू आर्मी। तो इससे कंपनी से वो जुड़ जाएंगे ना,
अब सैनिकों को सैलरी मिलती रही, उन्हें मालूम है कंपनी के बाद बहुत पैसा है, राजा चला भी गया तो हमारी तो सैलरी है ही है, हटाओ राजा को, हम तो सब कुछ है, जाओ ले जा राजा। हम तो ब्रिटिश के हैं, क्योंकि वो यहाँ से नहीं देगी तो मद्रास से ला के सैलरी दे देगी, इतना उन्हें मालूम है। कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, तो बोलो वो वफादार नहीं हो जाएंगे। आ जाइए, चौथा है गिविंग अप, दैट इज गिविंग, यानी तो लीविंग द टेरिटरी। इफ रूलर फेल्ड टू पे, जैसा कि अवध के नवाब के साथ हुआ, देन देयर टेरिटरी विल बी अनेक्स्ड। किसी भी महीने में पैसा नहीं दे पाए, तुम्हारी आधी टेरिटरी ले ली जाएगी। ऐसा अवध में हुआ था कि नहीं? Yes, sir. इफ रूलर फेल्स टू पे, 5 lakh. कोई भी चीज है, पे, देन देयर टेरिटरी विल बी एनेक्स्ड। का मतलब समझते हो? एक्स समझते हो? कुल्हाड़ी, जैसे कुल्हाड़ी से काट देना, एनेक्स्ड कब्जा. कब्जा। तुम्हारा जो राज्य कुल्हाड़ी से काट दिया। ठीक है, दिस हैड हैपेंड, ठीक है, फॉर द केस ऑफ अवध एंड हैदराबाद। दिस हैड हैपेंड इन अवध and Hyderabad. और पांचवी चीज क्या है इसमें? क्या होता था, ये तो सब नवाब करेंगे, अब इसके बदले ऐसा कोई तो नहीं ट्रीटी साइन कर देगा, हम नुकसान पे तो नहीं करेंगे ना, कंपनी भी तो कुछ करे। नहीं तो हमने तो पहली लाइन में लिखा स्वेच्छा से जो संधि साइन करेगा, तो हम तुम्हें देने के लिए करेंगे क्या? कंपनी को इसके बदले क्या करना है? पांचवा, दैट इज प्रोटेक्शन बाय कंपनी। प्रोटेक्शन बाय कंपनी, जब तक तुम मुझे पैसा देते रहोगे तुम पर कोई कुछ भी उंगली नहीं उठा सकता। इन टर्न, इसके बदले में, इन टर्न का मतलब क्या हुआ? बदले में। कंपनी प्रॉमिसेस to protect rulers territory from external and internal invasion। वो बाहरी आक्रमण से भी तुम्हारी रक्षा करेगी और अंदर भी तुम्हारे अगर कोई विद्रोह होता उसमें भी बचा ले जाएगी। फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इन्वेजन ना समझ में आए तो अटैक लिख लेना, इन्वेजन का मतलब भी आक्रमण होता है। ठीक है, ओके। जैसा होगा, अगर आफ्टरनून की क्लास के बारे में हम मैसेज कर देंगे, अगर नहीं भी होनी होगी तो भी बता देंगे। आपके पास 12 बजे तक आएगा, इतना ही रखो। इतने क्वेश्चन तैयार करके आना, पूछिए तो बाकी क्वेश्चन करा देंगे। आपकी क्लास होगी तो ज्योग्राफी करेंगे। सर सिविक्स के अंदर, सर आपने लास्ट टाइम जो सिविक्स के अंदर कराया था उसके अंदर सर हमारे स्कूल में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया था जो बोला था क्या आएगा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, पर 1.5 पेज का था। तो हाँ, वो सर हमारे स्कूल में करवाया सर, मैं अगर लेके आऊँ तो करवा हाँ, करवा देंगे। हम लोग सिविक्स का नहीं पाए थे ना, थोड़ा ही पढ़ा था। नहीं यस सर, वो सर आप ओके, सिविक्स वो पहले सर मैं आंसर आज लेके आ दूंगा। लेके आ जाना, हम सिविक्स पहले करा देंगे। तो सर शाम की क्लास में कौन सा सब्जेक्ट होगा?